जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। आज 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार आपके दरबार में हाजिर हो गया कुछ खबरों के साथ बंदा इंद्र प्रकाश। खबर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट इलाहाबाद और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक फैसला दिया और लगभग प्रमुख समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ है। तो उस निर्णय पर जो आज मैंने बात किया चंद लोगों से, ये कानपुर के राकेश मिश्रा जी, ये अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, और दूसरे लखनऊ के पीके श्रीवास्तव जी, ये लखनऊ राजाजीपुरम में रहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेवारत थे और अभिभावक संघ में इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। ये भी अध्यक्ष है अभिभावक संघ के। इन्होंने बताया कि एक 2018 का भी विनियमन अधिनियम 2018 है, जिसके तहत है कि जिलाधिकारी तय करेंगे सारा डाटा वगैरह लेकर के किस विद्यालय में कितनी फीस होगी। विद्यालयों की फीस तय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों को है। ये है विनियमन शिक्षा अधिनियम, विनियमन शिक्षा विनियमन अधिनियम 2018 है। इसका उल्लेख उन्होंने किया पीके श्रीवास्तव जी ने, अभिभावक संघ का। अब इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसको मैं पढ़ के सुना ही देता हूं आपको तो बात क्लियर होगी। फीस का 15% लौटाएं या एडजस्ट करें, कोर्ट कह रहा है। कोरोना काल के दौरान शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए हाई कोर्ट का आदेश। स्कूलों से 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में हम पदाधिकारियों व सभी स्कूलों के प्रबंध तंत्र से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। ये माला मेहरा, सचिव अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से है। शिक्षकों के वेतन के लिए फीस ली जा रही। ये अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर स्कूल प्रबंधकों की ओर से कहा गया था कि शिक्षकों के वेतन और विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए ही यह फीस ली जा रही है। यदि फीस में कटौती की जाती है तो शिक्षकों के वेतन देने में कठिनाई होगी। ऑनलाइन कक्षाओं पर इतना खर्च नहीं आता है। अभिभावक संघों का तर्क था कि ऑनलाइन कक्षाएं चलाकर सामान्य कक्षाओं के बराबर फीस नहीं ली जा सकती, क्योंकि सामान्य कक्षाओं के दौरान आने वाला खर्च ऑनलाइन कक्षाओं पर नहीं आता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को सामान्य कक्षाओं के दौरान ली जाने वाली फीस देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसी बात को लेकर अभिभावक संघ कोर्ट गए हुए थे। 25% स्कॉलरशिप का विकल्प कोर्ट ने नकारा। मामले की सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से यह विकल्प रखा गया कि वह स्टूडेंट्स को 25% स्कॉलरशिप दे सकते हैं, लेकिन स्कूलों ने 10% फीस बढ़ा दी थी। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी स्कूल कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15% अगले सत्र में एडजस्ट करें। यदि कोई छात्र छात्रा स्कूल गया है तो यह पैसा उसे वापस किया जाए। अदालत ने कहा है कि 2 महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की खंडपीठ ने अभिभावकों की ओर से दाखिल कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया। वर्ष 2020 में दाखिल याचिकाओं में अभिभावकों की ओर से कहा गया कि कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों ने सत्र 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी। स्कूल पूरी तरह बंद थे और ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। स्टूडेंट्स के स्कूल न जाने के बावजूद उनसे ट्यूशन फीस के साथ ही कंप्यूटर व अन्य गतिविधियों से जुड़ी फीस भी ली गई है। जब स्टूडेंट्स ने इन सुविधाओं का इस्तेमाल ही नहीं किया तो इनकी फीस लिया जाना गलत है। इस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा एक भी रुपया अधिक लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के हाल ही में दिए हुए फैसले का भी हवाला दिया। केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी स्कूलों द्वारा बिना कोई सेवा दिए फीस की मांग करना मुनाफाखोरी व शिक्षा का व्यवसायीकरण ही है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आधार बनाते हुए अपना फैसला सुनाया। फैसला आ गया। 2 महीने की बात भी तय हुई कि 2 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी करने को कहा जाए। लेकिन इस संदर्भ में मुझे याद आ जाता है एक निर्णय हाई कोर्ट ने और दिया था, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। उसने कहा जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वह अपने बच्चों को विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में, यानी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे। सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे। तो जब यह निर्णय आया तो कितना लागू हुआ, ये हास्यास्पद हो गया। उस समय एक विद्वान जस्टिस ने कहा कि कुछ फैसले एंटरटेनमेंट डिसीजन होते हैं, जिनका मतलब नहीं होता है, फॉलो नहीं होंगे, लेकिन मनोरंजन के लिए होते हैं। तो अगर निर्णय लागू हो रहा है और अगर नहीं लागू हो रहा है तो फिर क्या किया जाए? शिक्षा व्यवस्था का ऐसा सवाल, चिकित्सा व्यवस्था का ऐसा सवाल जिसमें पूरा मनमानापन देखा जा सकता है। फीस का कोई नियंत्रण नहीं, कोई निर्धारण नहीं। सरकार की जो मंशा थी, समाज की मंशा थी, देश जब आजाद हुआ तो देश की आजादी के समय जो मंशा थी वो थी सबको समान शिक्षा देना, सबको समान चिकित्सा देना। जो स्थिति शिक्षा की है वही चिकित्सा की भी है। तो शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयों ने फीस निर्धारित कर दिया, देना है। अब अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उस स्कूल में पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है तो ना पढ़ाइए, कहने के लिए कि भाई ये इतना प्रतिशत नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन तमाम चार्जेस वो जोड़ देते हैं, जिससे कि वो जितना चाहता है प्रबंध तंत्र, जितने में बच्चे पढ़ सकते हैं, गार्जियन जितना पेमेंट कर सकता है, उतनी फीस भरसक को लेने का प्रयास करता है। एक बात। दूसरी, एक बहुत बड़ा खेल होता है प्रबंधक और प्रकाशक गठजोड़। तो प्रबंधक और प्रकाशक गठजोड़ इस तरीके से होता है कि कोई 10 पन्ने की किताब है, 20 पन्ने की, 25 पन्ने की, कोई भी व्यक्ति, साधारण बुद्धि का भी व्यक्ति ये बता देगा कि इसकी कीमत लगभग 25 रुपया होगी, 20 रुपया होगी। लेकिन वह पुस्तक चंद दुकानों में ही मिलेगी, सब दुकानों में नहीं मिलेगी। और अब तो कुछ जो विद्यालय के स्कूल है, विद्यालय के दुकान है, विद्यालय की अपनी शॉप है, उसी पर मिलेगी, वो मार्केट में भी नहीं मिलेगी। तो 20-25 रुपए वाली पुस्तक जो है वो 200, 250, 300 रुपए में मिलेगी। माने 10 से, और कभी कभी होता है कि 500-600 रुपए की मिलेगी। आमतौर से लागत का 20 गुना तक, 10 गुना से तो कम है ही नहीं है, 20 गुना तक, 10, 15, 20 गुना तक वो पुस्तकें बिक रही हैं। और इसको कहते हैं प्रबंधक, विद्यालय प्रबंधक, प्रबंधन और प्रकाशन गठजोड़। प्रकाशक जो है वो विद्यालय के प्रबंधकों से बात करता है कि ये पुस्तक आप चलाइए, इसकी ये कीमत होगी और हम इसको आपको बेचेंगे और इसका इतना कमीशन देंगे। कभी कभी होता है कि 2-3 दुकानों में रखा दी जाती है पुस्तकें, और नहीं तो अब तो चलन ये हो गया कि जो विद्यालय है उसी परिसर में ही वो पुस्तक मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो इन पर शासन कोई निर्णय नहीं ले रहा, प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रहा, क्योंकि उनकी कोई इच्छा शक्ति शासन प्रशासन की है ही नहीं है। शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति कैसे, कहां से पैसा आए, मंत्री जी की इच्छा, कहां से पैसा आए, कितने करोड़ आए, इतने करोड़ दिल्ली पहुंचाना है, इस प्रकार का जो एक संवाद होता है और व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था की दृष्टिगत ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या सचमुच में होगा 2 महीने के भीतर, क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय जिन्होंने फीस ली है कोरोना काल में, फीस तो सबने ली है, वो फीस क्या
वापस करेंगे। कुछ इक्के दुक्के विद्यालय ऐसे रहे जिन्होंने फीस नहीं ली, ऐसा भी समाचार पत्रों में आया था उस समय, लेकिन अधिकांश जो है उन्होंने विद्यालय लिया, फीस लिया। तो फीस क्या वापस करेंगे और क्या सक्षम न्यायालय फीस वापस करा पाएगा, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं अभिभावकों के बीच में। ये विषय रहा। तो इसमें जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, संपूर्ण क्रांति नहीं होगी। इसीलिए संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, इसीलिए जन आंदोलन की आवश्यकता है, ताकि जब जनता खड़ी होगी, न्यायालय ने फैसला अच्छा सुनाया है, न्यायालय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन संदेह न्यायालय की उस निर्णय के पालन को लेकर के है कि जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है और आए दिन न्यायालय के निर्णय जिस प्रकार से लागू नहीं हो पाते हैं, उस पर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर के है। दूसरा एक समाचार है, ये सहमत से पहले आरवीएम का डेमो नहीं, ये विपक्ष की ओर से कहा गया है। अब तक 31 दलों से राय देने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को सभी राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो दिखाने के लिए बुलाया था। कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों ने इसके प्रति उत्साह नहीं दिखाया। अब 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस पहल पर अपनी राय देने को कहा गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष आरवीएम के प्रदर्शन को नहीं देखना चाहता, पहले ऐसी मशीन की जरूरत के मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। जब तक आम सहमति नहीं बन जाती तब तक आरवीएम का कोई डेमो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग को देश के विशिष्ट नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में उठाई गई चिंताओं का समाधान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी आरवीएम की जरूरत पर सवाल उठाया और कहा कि मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के दूसरे रास्ते भी हैं। आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के प्रदर्शन के लिए 8 राष्ट्रीय दलों और राज्यों के मान्यता प्राप्त 57 दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर यह पहल लागू की जाती है तो प्रवासियों को बहुत लाभ होगा। अब ये सवाल है इससे इतर कि समय समय पर कई राजनीतिक दल जब चुनाव हारते हैं तब वह ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, और ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी को भी जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी को भी जाना जाता है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कभी कभी कांग्रेस के नेता भी ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है, जब जानते हैं समझते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से गड़बड़ी होगी, ईवीएम से घोटाला होगा, तो फिर चुनाव में क्यों जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्यों चले जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर नेताओं को विश्वास नहीं है ईवीएम पर, ये भरोसा है, ये विश्वास है कि ये गड़बड़ करेगा, तो फिर चुनाव में जाने की क्या जरूरत। चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि जनता दल इंद्र कुमार गुजराल ने उत्तर प्रदेश के स्नातक चुनाव में किया। उसने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ेंगे, मतदाता सूची के लिए प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि मतदाता सूची मनमाने तरीके से बनाई जा रही है, तो जनता दल इंद्र कुमार गुजराल ने फैसला कर लिया कि हम इन चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मतदाता है उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं हो पा रहा है। स्नातक क्षेत्र के तमाम लोगों के नाम स्नातक सूची में दर्ज ही नहीं है, तो यह बड़ा घोटाला है। और चुनाव आयोग से मांग किया कि जिस प्रकार से सामान्य निर्वाचन होता है, सामान्य बीएलओ लगाए जाते हैं, मतगणना कर्मचारी लगाए जाते हैं और वो मतदाता सूची तैयार करते हैं, उसी प्रकार से चुनाव आयोग को स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं को भी सूचित करना चाहिए, को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे पंचायत प्रतिनिधि के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्य, सभासद, पार्षद और स्थानीय विधायक, सांसद, इनकी सूची बनती है। इसमें प्राय नाम नहीं छूटने पाते हैं, सबके नाम शामिल हो जाते हैं। जिस प्रकार से सामान्य मतदाता सूची में सबके नाम शामिल हो जाते हैं,
पंचायत प्रतिनिधि में सबके नाम शामिल हो जाते हैं। विधानसभा के लिए जो एमएलए चुने जाते हैं उनकी जो विधायक सूची होती है उसमें सबके नाम होते हैं, तो स्नातक में ही नाम क्यों छूट जाते हैं? ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि स्नातक सूची में उस क्षेत्र में रहने वाले स्नातकों के लगभग 90% 80% नाम छूटे होते हैं। 5% 10% में पूरा चुनाव हो जाता है। इस विषय को शासन सत्ता को संज्ञान में लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल माननीय किरण सिन्हा जी उठाती हैं, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भी 543 एमपी और आज भी 543 एमपी, जबकि पॉपुलेशन 1947 की अपेक्षा आज लगभग 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो 4 गुना सांसद भी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 4 गुना होना चाहिए, लोकसभा सदस्य भी बढ़ना चाहिए, राज्यसभा सदस्य भी बढ़ना चाहिए। लोकसभा सदस्यों की भी संख्या वही है, राज्यसभा सदस्यों की भी वही संख्या है। हमारे नेता, कुछ नेता एससी एसटी का ठेका ले लिए हैं, कुछ लोग ओबीसी का ठेका ले लिए हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी का ठेका ले लिए हैं। सवर्णों का ठेका लिए हों ऐसे कोई नाम याद नहीं आते, दिखते नहीं है। जो सवर्ण की बात करते हो, सवर्ण की बात करते हो, जनरल की बात करते हो, जिस नेता को देखो आमतौर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की ही बात करता है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नाम मतदाता सूची में शामिल हो, इस पर चिड़ी चुप। स्नातक क्षेत्र के मतदाता एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जनरल को छोड़ दीजिए, उन्हीं को शामिल कराने के लिए कोई आंदोलन, कोई प्रयास नहीं करते। शिक्षा व्यवस्था, कितने ही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे जो अच्छे स्कूल है, फर्स्ट क्लास स्कूल है, मिलेनियम स्कूल, एलपीएस स्कूल, सीएमएस स्कूल, जैसे जितने भी स्कूल हैं, एनपीएस स्कूल, बहुत से स्कूल हैं, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन स्कूलों में भी बच्चे पढ़ें, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। मूवमेंट और यही नहीं, मूवमेंट हिंदुओं का भी नहीं है। जो हिंदुओं के नेता हैं, जो हिंदुओं के मसीहा हैं, हिंदुओं के ठेकेदार हैं, पट्टेदार हैं, कोटेदार हैं, वह भी यह आंदोलन नहीं चलाते हैं कि ये अच्छे स्कूलों में हिंदुओं के बच्चे पढ़ें। मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं के ठेकेदारों की बात कर रहा हूं। तो चाहे वो एससी एसटी ओबीसी का नेता हो, चाहे माइनॉरिटी का नेता हो, चाहे हिंदुओं का नेता हो, वो ये सब यही चाहते हैं कि हमारे पीछे एससी एसटी ओबीसी हमारे पीछे खड़ा रहे, माइनॉरिटी हमारे पीछे खड़ा रहे, हिंदू हमारे पीछे खड़ा रहे, और वो सिर्फ हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद करे, हमारे दुश्मन का मुर्दाबाद करे। शिक्षा की, रोजगार की, समान चिकित्सा की कोई बात न करे, संपत्ति के अधिकार की बात न करे, इंसाफ की बात न करे। ऐसा सारे नेताओं की लगभग इच्छा रहती है और कार्यपद्धति दिखती है। लेकिन इसके विपरीत जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय किरण सिन्हा जी और उनकी टीम की इच्छा शक्ति इसके प्रतिकूल है। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों का अनुकरण करने वाले लोग हैं और वो मांग करते हैं कि सबको शिक्षा। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति था, जो जेपी मूवमेंट था, उसका उद्देश्य ही था सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको संपत्ति का अधिकार, सबको भागीदारी, सबको प्रतिनिधित्व, यानी होल लाइफ। इसीलिए संपूर्ण क्रांति नाम दिया गया कि हर स्तर पर संपूर्णता को प्रदान करना, सबके लिए प्रदान करना, संपूर्ण सुख सुविधाएं सबको उपलब्ध कराई जाए, इसी का नाम संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति रुक गई, लेकिन संपूर्ण क्रांति को पूरा करने के लिए माननीय किरण सिन्हा जी ने बीड़ा उठा लिया और बहुत से लोग हैं जो संपूर्ण क्रांति को बीड़ा उठाए हुए हैं। तो संपूर्ण क्रांति का बीड़ा उठाए हैं और अभी शरद यादव जी नहीं रहे, तो शरद यादव जी भी संपूर्ण क्रांति की संवाहक रहे, बड़े नेता रहे संपूर्ण क्रांति की। जयप्रकाश जी के साथ निकल पड़े शरद यादव जी और पूरा अपना घर द्वार छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और संसद की सदस्यता भी भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कहने से छोड़ दिया। शरद यादव जी ने, मधुलिमिया जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी एंड तमाम लोग थे जिन्होंने कहा हमारी मजबूरियां हम नहीं छोड़ेंगे। जब इंदिरा गांधी ने संसद की सदस्यता 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया था। तो संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ना है, संपूर्ण क्रांति की ओर
पढ़ रही हैं माननीय किरण सिन्हा जी। अब बराबर पूरे देश में कार्यक्रम कर रही हैं, हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव संपूर्ण क्रांति एंड जेपी मूवमेंट। तो जेपी मूवमेंट से ही देश के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में जो निकले हुए हैं, वो चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, और सब जेपी मूवमेंट की देन है। आज केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए तमाम लोग हों, तो जेपी मूवमेंट से निकले हैं। दुनिया की, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसके माध्यम से इतने नेता निकले, दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है। और ये विषय रहा। और एक विषय अभी कांग्रेस से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किया हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उनके यहाँ कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा है। तो कार्यकारिणी के लिए एक वो अभियान भी 26 तारीख से चलाने जा रहे हैं, हाथ से जोड़ो हाथ करके। तो उसको लेकर के चर्चा है कि क्या उसके पहले कार्यकारिणी बनाएंगे। और फिर चर्चा ये आ रही कि क्या छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो अधिवेशन होना है 24-25 फरवरी के आसपास, तो क्या उसके बाद ही शायद कार्यकारिणी बन पाए। और कार्यकारिणी में भी जो है 5-6 महीने, एक साल लग जाता है कार्यकारिणी का। तो हालांकि इन्होंने 6 अध्यक्ष शुरू में ही बनाया था, जो ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, जो पूर्व सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, और 6 लोगों को उन्होंने उसका क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। तो उसमें से क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और दूसरे अध्यक्ष रहे नकुल दुबे जी। ये भी पूर्व मंत्री रहे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी पूर्व मंत्री, नकुल दुबे जी भी पूर्व मंत्री। और पूर्व विधायक अजय राय जी बनारस वाले, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया। अनिल यादव चौथे नंबर पे। और 5वें अध्यक्ष इनके विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, ये महाराजगंज जनपद से विधायक हैं। और 6वें योगेश दीक्षित जी, ये भी इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये इनके 6 अध्यक्ष रहे। और दूसरी चर्चा ये है कि शिवपाल से अखिलेश यादव मिले, और करीब 50 मिनट चली मुलाकात। मैनपुरी चुनाव के बाद से ही संगठन में शिवपाल की भूमिका को लेकर लग रहे कयास। तो अब चर्चा तेज है कि शिवपाल सपा में वापसी कर गए थे, और उन्होंने अपना झंडा भी लगा लिया, अपने गाड़ी से लेकर के, अपने बैठने वाले टेबल से लेकर के गाड़ी तक झंडा लगा लिया, अपने आवास पे भी झंडा लगा लिया, कार्यालय पर भी झंडा लगा लिया। लेकिन अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में उन्हें नहीं मिली है। तो इस बात की चर्चा चल रही है। और एक अधिवेशन होने जा रहा है कल, वो तेलंगाना में। तो तेलंगाना के केसीआर जी वगैरह उसको आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें प्रमुख नेताओं को। तो एक तरीके से तीसरे मोर्चे की बात चल रही है। तो तीसरे मोर्चे को अभी जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि नहीं, अभी हम दूसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जनता दल आई तेलंगाना के सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि हम एक सशक्त मोर्चा, भाजपा के विरोध में गैर भाजपा मोर्चा तैयार करें, और उसमें प्रमुख भूमिका जनता दल परिवार की होगी। इस नाते जनता दल के जितने भी विभिन्न घटक दल रहे हैं जनता दल परिवार के, उन सबको एकजुट किया जा रहा है। जो जनता दल के सहयोगी रहे उनको एकजुट किया जा रहा है। तो इस नाते जनता दल आई 18 तारीख को कल होने वाले अधिवेशन में, सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। लेकिन अखिलेश यादव को संभावना है कि वो भाग लेंगे। और कुछ लोग अगर तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, तो फिर यह विपक्ष के बंटवारे की बात होगी। और उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने भी कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब इन परिस्थितियों में लड़ाई, मुख्य मुकाबला जो हो रहा है वह सिन्हा बनाम मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर सिन्हा घर घर सिन्हा। तो देश की 2024 की लड़ाई जो हो रही है, वो देश की 2024 की लड़ाई मुख्यतः सिन्हा बनाम मोदी हुई जा रही है। क्योंकि जो आधार है, जैसे ये जो तीसरे मोर्चे की बात जो लोग कर रहे हैं, उनका आधार अपने प्रदेश के बाहर नहीं है, जबकि किरण सिन्हा जी का आधार संपूर्ण देश में है, पूरे देश में है। तो इस तरीके से लड़ाई भी जो होगी वो यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा और भी तमाम लोग जो भाजपा को रोकना चाहते हैं,
वो सब एक तरफ होंगे। और इस सिन्हा ग्रुप के ही साथ काफ़ी कुछ उम्मीद है कि मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये सब लोग आएँगे। वो इसलिए कि ये सब लोग भाजपा में, यशवंत सिन्हा भी रहे, शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। मेनका गांधी भी भाजपा में है, वरुण गांधी भी है। तो जो बातचीत छन के आ रही, खबरें जो आ रही हैं, जो सियासी हलकों में खबरें तैर रही हैं, वो यही कह रही हैं कि मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये सब किरण सिन्हा जी के साथ आएंगे। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा सब साथ में रहेंगे और 2024 की लड़ाई सिन्हा ग्रुप बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा देश को बचाने के लिए, क्योंकि 22 में भी उसका एक डेमो हो गया। 22 में यशवंत सिन्हा जी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। कुछ लोगों ने गड़बड़ियां किया, नहीं तो यशवंत सिन्हा जी जीत जाते। लेकिन इस बार जो तैयारी है माननीय किरण सिन्हा जी की, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा की, जो पूरा सुन के जो आ रहा है, तो उसमें इनकी तैयारी भी बड़ी तेजी के साथ चल रही है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप पूरा नेट चेक करिए, देखिए। तो जो पिछली बार हुआ था मंदसौर की यात्रा से, यशवंत सिन्हा जी गए हुए थे, किरण सिन्हा जी गई हुई थी, सब लोग मंदसौर में। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कैंप किया था इन्होंने, माननीय किरण सिन्हा जी ने। तो जो कैंप किया उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा को रोकने में सिन्हा ग्रुप कामयाब हुआ। ये दीगर बात रही कि मध्य प्रदेश में उन्होंने भाजपा ने वापसी कर लिया कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके, और राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। तो ये खबरें हैं। और एक खबर ये कि जो बैठक होगी, अब वो जनता दल आई की बैठक, इंद्र कुमार गुजराल की कार्यकारिणी की बैठक होगी, वो 4, 5, 6 फरवरी को होगी। 4, 5, 6 फरवरी को बैठक जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की होगी, और जिसमें पूरी रणनीति 24 के चुनाव की तय की जाएगी। और शरद यादव जी के जितने शुभचिंतक है, समर्थक है, अनुयायी हैं, उनको भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है, उनसे भी बातचीत होगी। और ये कुछ मुख्य समाचार रहे। नेपाल का जो विमान क्रैश हुआ है उसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। एक और जोशीमठ को लेकर के भी चल रहा है कि जोशीमठ में त्रासदी आई हुई है और इसके लिए सरकार पूरा ठीक से प्रयास नहीं कर रही, वहां के लोग नाराज हो रहे हैं, और वो लंबे समय से वहां पर आंदोलन भी चल रहा था जोशीमठ को, जोशी को बचाने के लिए। अब ये एक समाचार ये है, नेताजी के जीवन और कार्यों पर 5 राज्यों में होंगे कार्यक्रम। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर 5 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। अंडमान और निकोबार में 23 जनवरी को इसके समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 17 से 23 जनवरी तक आजादी का अमृत महोत्सव आइकोनिक इवेंट्स वीक आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में होने वाले भव्य समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। आप सबको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें सार्वजनिक होंगी। कुछ फाइलें सार्वजनिक भी की गई, उन्होंने कहा हर महीने फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी, लेकिन अंतोगत्वा फाइलों पर ब्रेक लग गया। और एक प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे कि आयोग को लेकर के, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो भी अब तक आयोग बने हैं, मुखर्जी आयोग बना है, शाह आयोग बना है, तो इस प्रकार से उन सभी आयोग की रिपोर्ट्स को सामने रखा जाना चाहिए। ये नहीं हो पाया, और एक आयोग इलाहाबाद के जस्टिस वर्मा थे, उनके नेतृत्व में बना हुआ था। वो अयोध्या के बाबा जी, मौनी बाबा को लेकर के था कि भाई क्या वही तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। तो इस पर भी जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी निरंतर मांग कर रही थी कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसी को लागू करें, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हर फाइल, हर महीने कम से कम फाइल लाइए। जो बात आपने कहा है उसी को आप नहीं लागू कर रहे हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जो कह रही है उसी को लागू करना चाहिए। अगर यही कर ले तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसी के साथ ठीक है,
अब आप सब अपने भी सुझाव देते रहिए और जनता खबर को देखते रहिए और आप सभी को जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति।